एवरीवन, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आपने एनवीएस का ही फॉर्म फिल किया होगा। अब देखिए, आगे केवीएस की भी आपको नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, और सीटेट का भी आपको पता है कि 31 तारीख से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने के लिए। तो आप लोगों की जो जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं वो अभी 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपके कंडक्ट हो जाएंगे। तो जो आपकी तैयारी है उसको आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और अपनी जो है सब चीज़ों को एक तरफ करके अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान लगाइएगा। तो आज की जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है भाई, ये एनवीएस की बनाई है तो ये एनवीएस की प्रीवियस ईयर की है, जो कि आपके 2019 में एसएसटी टीजीटी एसएसटी में पूछे गए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आंसर। बट ये आपको और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, जैसे कि सीटेट में आपको ये हेल्प करेगी वीडियो, ठीक है। केवीएस में भी आपको ये हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करती हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग कि जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों की अधिगम का आधार डैश होता है या होती है। तो देखिए भाई, आपको पता है कि जो जीन पियाजे जी थे हमारे, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो नाटक है, ठीक है, नाटक की उसमें जो शुरुआती जीवन काल होता है उसमें जो बच्चों के सीखने का बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है? नाटक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक छोटा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है? तो ऊपर के जो 3 दिए हुए हैं भाई, जैसे गरीब तबकों में बुजुर्ग लोगों में जब तक काम करने की क्षमता बाकी रहती है तब तक काम करते हैं। गरीब घरों की माएँ अपने बच्चों को अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए छोड़ देती हैं, गरीब घरों की जो माएँ होती है। और तीसरा दिया है इन्होंने कि माँ की अनुपस्थिति में बुजुर्ग गण और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की देखभाल नहीं करते। फिर है कि महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती है और कुछ महिलाएं ही काम पर जाती है। तो यहाँ पर जो ये आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, कि महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती है, लेकिन कुछ ही महिलाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक समाज का झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्य विकलांगता वाले जो छात्र हैं, तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? तो ये बताना है आपको। तो उस शिक्षक को भाई लगभग 1 से 2 सप्ताह की प्रशिक्षण की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन 4 है कि बच्चे डैश अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने बनाना, उसमें संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। तो आपको एक टाइम पीरियड बताना है कि बच्चे ये वाला जो काम है ये कब करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये देखिए, ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर की जो एज है, जो जीन पियाजे जी ने बताई थी आपको, ठीक है, जिन्होंने दी थी ज्ञानेंद्रिय और सेंसरी मोटर, इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको बोलते हैं। फिर है गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो भाई ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शन ही बताऊंगी। तो यहाँ पे जब शिक्षक गणित पढ़ाते हैं तो उसकी रचनात्मक पद्धति को लागू वो कैसे करते हैं? वो ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। देखिए, जब हम मैथ पढ़ाता है कोई शिक्षक, ठीक है, तो वो ये कोशिश में रहता है कि बच्चे का जब तक मन नहीं है ना सीखने का, तब तक वो मैथ नहीं सीख सकता। मैथ क्या, किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी बच्चा तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसके लिए मन ना हो। हमें पहले बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा उस चीज़ के लिए, तभी। अब सपोज मैंने ये वीडियो आपको पढ़ाने के पर्पज से बनाई है, बट आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे? 2 या 3 मिनट तो देखोगे, फिर आप स्किप कर दोगे और दूसरे टॉपिक पर चले जाओगे। तो वही है भी, जब तक बच्चे का मन नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेगा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। तो शिक्षक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है सबसे पहले वो क्रिएट करे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम जो 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां, शिक्षक कार्य डिजाइन करनी चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न और डैश करे, मतलब एक चैलेंज उनके अंदर बनाए, एक चुनौती पैदा करे। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, चुनौती पैदा करना। ओके,
फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है। तो देखिए, जो 2016 के मसौदे के अनुसार जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसकी न्यून विश्वसनीयता का जो कारण है वो ये है कि जो शिक्षा प्रणाली की अधिकतर कोर्स हैं या उत्पाद हैं उनका छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम ना होना। मीन्स ये है कि भाई जो ये शिक्षा प्रणाली है ये छात्रों को क्या कर रही है, एक रोजगार की शिक्षा देने में ये सक्षम नहीं है कि एक्चुअल में उन छात्रों को कोई रोजगार इस एजुकेशन से मिल सके। ओके, फिर है यह कथन किसने कहा। तो भाई ये आपको यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों जरूरी होते हैं। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, 9 क्वेश्चन को देखिए कि सभी बच्चों में एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम सभी बच्चों से ये एक्सेप्टेशन करें कि भाई सभी एक जैसा सेम वे से उत्तर दे तो उसका क्या मतलब नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है। तो भाई वो हो सकता है कि जो बच्चों की अपनी समझ है और कल्पना है उसके विकास में बाधा पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, देखिए अगर सपोज मैं एक टीचर हूँ और मैं आप सभी से एक ही जैसा आंसर की डिमांड करती हूँ, क्योंकि सभी की जो सोचने की क्षमता होती है ना भाई वो अलग अलग होती है। तो कोई तो उस क्वेश्चन का किसी वे से आंसर देगा, कोई किसी वे से, जिसकी जैसी नॉलेज है वो अपनी अपनी नॉलेज से उसका आंसर देगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप सभी एक ही क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको एक ही रखना है, तो वहाँ आपकी जो नॉलेज बढ़नी चाहिए थी ना वो बढ़ने की बजाय घट जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कि बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में इससे बाधा पड़ेगी। फिर है 10 क्वेश्चन की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF जिसको बोलते हैं 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है। तो ये देता है कि भाई जो पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस काल में गुरुकुल आश्रम परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना स्टार्ट कर दिया था। तो भाई वैदिक काल में आ गई थी ये आपकी चीजें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्न गतिविधियां करने के लिए कहा और दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा। तो भाई ये है कि घरों में चावल गेहूं हाथ से साफ करते समय जब चीज़ों को फेंक देते हैं तो उनका निरीक्षण करें, अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभाव का आकलन करें। ओके, फिर 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है। तो देखिए जो बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर का अनुभव होता है ना वो स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। मतलब जो चाइल्ड सेंट्रिड जो आपका अध्यापन होता है वो एक एग्जाम्पल है कि जो बच्चों का स्कूल के अंदर का अनुभव होता है और बाहर का प्लस करके वो स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। फिर है 14 क्वेश्चन की एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज की हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। तो ये शिल्प या क्राफ्ट में डैश को एकीकृत करने का एक उदाहरण है। कैसे, तो देखिए गणित अधिगम में पड़ता है। सपोज देखो आपको कोई कागज दे देते तो आप उसकी शेप्स बनाएंगे, जब नाव बनाएंगे तो ट्रायंगल शेप्स में भी इसको करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देंगे। तो वो ये जो शेप्स वगैरह का जो काम होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है, वो आपको मैथ के अंदर मिलता है। शेप्स आप कहाँ पे सीखते हैं, मैथ में सीखते हैं। तो ये कौन सा अधिगम हुआ भाई, गणित अधिगम, यानी कि मैथ वाला अधिगम आपका हो गया। फिर है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है। ये है वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। ओके, तो भाई आज की थे ये 15 क्वेश्चन जो कि आपके NVS के अंदर पूछे गए थे 2019 TGT में सोशल साइंस में। तो आप अगर ऐसे ही प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कराने वाली हूँ। और भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर